हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं भाषा, संज्ञान और समाज, आपका चौथा पेपर। फोर्थ पेपर आपका 35 नंबर का छोटा पेपर है, जिसमें से मिनिमम पास होने के लिए आपको 14 नंबर चाहिए होंगे इस पेपर में। और कमाल की बात यह है कि इसका जो फर्स्ट यूनिट है ये अकेला 20 नंबर का है, जिसका नाम है भाषा, संज्ञान, भाषा, समाज और सत्ता। भाषा, समाज और सत्ता ये आपका फर्स्ट यूनिट है, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसके सभी महत्वपूर्ण नोट्स देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपको याद करने हैं उनको देखेंगे, जो आपको समझने हैं। फिर उसके बाद में इसी वीडियो के लास्ट में हम देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में इस यूनिट से पूछे गए हैं और क्या क्या आपको तैयारियां इस यूनिट के रिगार्डिंग करनी होगी। तो वो सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चौथे पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को क्रम वाइज देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें, वहां से आप यूनिट बाय यूनिट सारे वीडियोस देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर पाएंगे। पहला टॉपिक दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाषा क्या है। भाषा जो है अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे व्यक्ति के साथ में व्यक्त करने का एक माध्यम है। ये सांकेतिक या फिर विनिमय का, अभिव्यक्ति का साधन आप ये समझिए। और संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचार एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। इसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में सामने आता है। शाब्दिक मतलब बोल करके अपने जो विचार हैं, जो अपने भाव हैं उनको, और अशाब्दिक मतलब इशारों से समझाना। तो ये बात हो गई। और आगे देखिए, मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा या फिर अशाब्दिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति अश्रुधारा से ही कर पाता है। जो भी मन में चल रहा है, जो मन में फील हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा दुख हो रहा है तो वो रो करके व्यक्त करेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भाषा के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। शाब्दिक अशाब्दिक के बारे में ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ खास आपको याद करने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर आपने ये भाषा के बारे में समझ लिया है। इसके बाद में लिपि की बात करते हैं। लिपि में देखिए, मानव मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि जो अर्थ देती है, प्रत्येक ध्वनि जो अर्थ देती है मनुष्य की भाषा है। उन्हीं ध्वनि संकेतों, भावों या विचारों को जब रेखाओं, चित्रों एवं चिन्हों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है तो वह लिपि बन जाती है। तो लिपि की परिभाषा अगर आपको पूछी जाती है तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। और लिपि से तात्पर्य क्या है? लिखित चिन्हों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषा को रूपायित किया जाता है, मतलब पिरोया जाता है और उसको आकार दिया जाता है। तो ये बातें आपको लिपि के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है कि जो अपने भाव हैं, जो विचार हैं, वो शब्दों में, जो शब्द चिन्हों में आ रहे हैं और वो जो अर्थ देते हैं, तो वो लिपि रहेगी। भाषा और लिपि में समानता को लेकर के प्रश्न आता है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा व लिपि दोनों ही भावाभिव्यक्ति मतलब एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे के साथ में साझा करने का साधन है, माध्यम है। दोनों के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, और दोनों ही मानव के भौतिक आध्यात्मिक विकास में उपयोगी भूमिका निभाती है। तो भाषा और लिपि में ये समानता हो गई है। अगर असमानता या अंतर की बात आती है तो ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर पहला बिंदु देखिए, भाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों का माध्यम है। भाषा जो है, अपना जो उच्चारित ध्वनियां हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें भाषा के अंतर्गत आ गई। और लिपि क्या है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ, तो ये संकेतों का स्वरूप आप ये समझिए। दूसरी असमानता देखिए, भाषा श्रव्य होने के कारण वर्तमान काल, वर्तमान स्थान की सीमाओं में ही रहती है। श्रव्य होने के कारण, यहाँ पर भाषा की बात कहाँ हो रही है? जब शब्दों से फेस टू फेस बात हो रही है तो उस भाषा के बारे में बातचीत हो रही है, तो वो क्या रहेगा? वर्तमान काल में, प्रेजेंट में जब बात बोली जा रही है तभी के लिए वो एक विजिबल रहेगा वहाँ पर सिस्टम सारा। और जबकि लिपि जो रहेगी वो वर्तमान काल में भी आप देख पाएंगे, वर्तमान स्थान पर भी, और सीमा से लेकर के अनंत काल तक आपके पास में वो सुरक्षित रहेगा, लिखा हुआ मैटर रहेगा, एक प्रूफ रहेगा कि मैंने ये बात बोली है, मैंने ये कुछ कहा है। तो वो आपको यहाँ पर असीमित स्थान तक रह सकती है। लिपि की बात हो रही है। और भाषा जो एक बार बोल दिया है वो दोबारा रिपीट नहीं होएगा, या वो आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तीसरा अंतर देखिए, भाषा का संबंध स्वर यंत्र, मुख और कर्णेंद्रिय से है, मतलब मुंह से बोलेंगे और कानों से सुनेंगे। जबकि लिपि का जो संबंध है वो हाथों से लिखेंगे और नेत्रों से देखेंगे। इसलिए भाषा का गुण श्रव्य है, जबकि लिपि का गुण क्या है? दृश्य। तो ये गुण भी आपको ध्यान रखना है। चौथा अंतर देखिए, भाषा अनेक ध्वनियों की समष्टि स्थिति है, समष्टि समाहित स्थिति है, जबकि लिपि उक्त समष्टि के अतिरिक्त चित्र, चिन्ह, रेखा, प्रतीक आदि लेखन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये अंतर भी आपको ध्यान में रखने हैं। याद कुछ करना है नहीं, एक बार में ही आपको समझ में आ गया है इनकी में समानताएं और इनमें अंतर। और लिपि का उद्गम और विकास को अगर प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पर जान लेते हैं। लिपि की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति के समान ही विवादास्पद है। जिस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति के विषय में देवीय सिद्धांत है, मतलब देवताओं की मान्यता है, जैसे ही समस्त संसार में लिपि के भी देवीय सिद्धांत है कि देवों से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर पहली मान्यता देखिए, भारतीय लोगों ने अपनी प्राचीन लिपि को ब्रह्म देवता से उत्पन्न मान करके उसका नाम ब्राह्मी लिपि रखा है।
प्राचीन मिस्र के लोग थोत देवता या थात देवता, आइसिस देवता को अपनी लिपि का कर्ता मानते हैं। और तीसरा बिंदु है यूनानी जो लोग हैं इनकी मान्यता है पौराणिक पुरुष हर्मेश, हेमरेश या एल्मेड्स, प्रोथ्यूस, ओक्यूट्स या लिथोस, ये इनके देवताओं के नाम है यूनानियों के, तो वो उनकी लिपि का उद्गम उधर से मानते हैं। और जो बेबोलिनिया है वो वहाँ के लोग नेबो देवता को बेबोलियन लिपि का कर्ता मानते हैं। और प्राचीन यहूदी लोग हैं वो मोजेस देवता को प्राचीन ज्यू लिपि का कर्ता मानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग देवताओं के आधार पर वो लिपि का उद्गम माना गया है, देवताओं के सिद्धांत, देवताओं के आधार पर। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इससे समीक्षा क्या निकली है, इसका अर्थ क्या निकला है, यहाँ पर सारांश क्या निकला है वो देखिए। वस्तुतः ये विश्वास इस निष्ठा पर आधारित है कि प्रत्येक लिपि का कर्ता ईश्वर या देवता है, अतः भाषा की तरह लिपि का निर्माण भी देवताओं ने ही किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि लिपि को भी मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है। इसके निर्माण में भी एक व्यक्ति का हाथ न होकर के अनेक व्यक्तियों या फिर पूरे समाज का हाथ रहा है। आज भी अशिक्षित व्यक्ति किसी बात को स्मरण रखने के लिए अंगोछे में गांठ बांध लेता है। पुराने जमाने की तरह कोई भी बात याद रखनी है तो गांठ बांध लेगा, फिर गांठ देखते ही उसको वो बात याद आ जाने के चांसेस रहेंगे तो वो गांठ बांध लेगा। इसी प्रकार से मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र आदि बना करके लिपि का निर्माण किया। और इसी प्रकार से देखिए कि चीन की जो लिपि है समस्त लिपि चित्र लिपि में लिखी जाती है, ऐसे अलग से ही उनके भाषा है। प्राय प्रत्येक लिपि में रेखाओं या चित्रों की प्रमुखता उनमें रहती है। तो ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पर लिपि के उद्गम के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं लिपि के विकास के बारे में। तो यहाँ पर देखिए माना जाता है कि आदिकाल में लिपि का आरंभ धार्मिक देवता का प्रतीक चिन्ह, जादू टोने के लिए रेखाओं का अंकन, अपनी आसपास की वस्तुओं का चित्रण, स्मरण रखने के लिए रेखाएं आदि बनाना, एकांत गुफाओं में सौंदर्य के लिए जीव जंतु या वृक्ष आदि का चित्र बनाना, विविध कार्यों के लिपि का उद्गम, उनसे विविध ध्वनियों प्रतीकों का विकास हुआ है। यही विकास आगे चल करके लिपि के रूप में सामने आ गया है। जैसे जैसे आवश्यकता हुई, जैसे जैसे काम आगे बढ़ा तो वो लिपि का विकास भी होता गया। वर्तमान काल में जो पुरातात्विक सामग्री मिली है उसमें विद्वानों का अनुमान रहा है कि ईसा पूर्व 10,000 वर्ष से ईसा पूर्व 4,200 वर्ष के मध्य में 6,000 वर्षों में लिपि का विकास हुआ होगा। ये 6,000 वर्ष लिपि के प्रारंभिक विकास के वर्ष रहे हैं। संसार में जो प्राचीन लिपियां प्राप्त हुई है उन्हें विकास क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित क्रम में रखा जा सकता है। पहली है चित्रलिपि, चित्र बना करके किसी भी पेड़ पौधे का, जीव जंतु जानवर किसी का भी तो चित्र, फिर सूत्र बनाया गया, फिर प्रतीक बनाए गए, फिर भाव मूलक लिपि, फिर भाव ध्वनि मूलक आई, फिर ध्वनि मूलक आ गई और फिर अक्षरिक लिपि और वर्णिक लिपि इनसे आ गई है। तो ये कुछ लिपियों के प्रकार आपको ध्यान रखना है। भारत की सभी भाषाओं के लिए एक ही लिपि की उपयोगिता को लेकर के अगर प्रश्न आता है कि एक ही लिपि अगर रहती है तो क्या उसकी उपयोगिता रहेगी, इस बारे में प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए क्या उपयोगिता रहेगी अगर अपने पूरे देश में एक ही लिपि काम में लाई जाए, हिंदी ही अगर पूरे देश में लागू रहे तो वो देखिए। भारत एक बहुभाषी देश है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाएगी और इधर अपने राजस्थानी बोली जाती है। तो आज यह राष्ट्र एकता के सूत्र में संविधान के माध्यम से बंधा हुआ है। इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है जो सामान्यतः केंद्र व राज्य संबंधों के व्यवहार के लिए आवश्यक माध्यम है। हमारे देश की अधिकांश प्रादेशिक भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ हैं, कुछ तो देवनागरी से विकसित हुई हैं और कुछ के स्वतंत्र रूप हैं। जिस प्रकार से हमने आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है, उसे संपर्क का माध्यम भी स्वीकार किया है, उसी प्रकार से समस्त देश की भाषाओं के लिए यदि एक ही लिपि, मुख्यतः देवनागरी लिपि अगर स्वीकार कर ली जाए तो उससे न केवल एक सूत्रता में वृद्धि होएगी बल्कि दूसरी भाषाओं को सीखने की सुविधा भी मिलेगी। असल में दूसरी भाषा सीखने में सबसे बड़ी बाधा लिपि भेद ही है। लिपि में आपने देखा होगा पंजाबी जो लैंग्वेज है उसकी काफ़ी हटके लिपि है, और अगर तमिल उधर की भाषा की आप देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी हटके लिपि उनकी है। गुजराती की अलग लिपि है, उर्दू की आप देखेंगे तो अलग लिपि है। तो ऐसे लिपियाँ जो अलग अलग हैं उनसे सीखने में फ़र्क आता है, पढ़ने में समझने में फ़र्क आ जाता है। तो यदि लिपि भेद हटा दिया जाए तो व्यापक भावात्मक एकता उत्पन्न होएगी। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है भाषा और क्षेत्र के मध्य क्या संबंध है। भाषा और क्षेत्र में देखिए सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष में भी भाषा और इसका संबंध रहता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषताएं भाषा को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती है। इसलिए भाषा विज्ञान में कहा गया है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, तो 4 कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 8 कोस पर अपनी भाषा बदल जाती है।
थोड़े थोड़े चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ कहावतें आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। और इस बदलाव का प्रमुख जो कारण है वो क्षेत्र विशेष का भौगोलिक प्रभाव ही है। इसलिए माना जाता है कि भौगोलिक विशेषताओं का असर उस क्षेत्र की भाषा विशेष पर आवश्यक रूप से पड़ता है, अर्थात भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है। ये बात हो गई यहाँ पर। और इसके बाद में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहाँ पर लंबे समय तक सामंतवाद रहा। सामंतवाद के कारण राज्य रजवाड़े के बीच निरंतर युद्ध जैसी स्थितियां बनी रही। इसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ा, इसलिए यहाँ जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसमें महाप्राण ध्वनियों और बलाघात का प्रयोग अधिक होता है। साथ ही किसी भाषा की सबसे प्रभावी स्मृतियां उसमें मुहावरों को भी सुरक्षित रखती है। इसलिए मुहावरों पर पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्र के इस प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ मुहावरों को भी उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो ऐसे कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं अस्मिता के अर्थ को लेकर के। भाषा के संदर्भ में अस्मिता, भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान रहेगी। अस्मिता को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पर देखिए, भाषा की यही पहचान सत्ता तंत्र से भी जुड़ी है। भारतीय संघ ने विभिन्न भाषाई अस्मिताओं की स्वीकृति को स्वतंत्र लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत माना है। यहाँ कारण है कि भाषाओं के संदर्भ में संविधान ने 8वीं अनुसूची की व्यवस्था करके विभिन्न भाषाओं के महत्व को स्वीकार किया है। फिलहाल इस सूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। समय समय पर यह सूची बदलती रहती है। वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से यह मांग उठाई जा रही है कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यानी मसला यह है कि राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है, हमारी पहचान को बताने का काम करती है। यही कारण है कि विभिन्न पेशों, व्यवसायों, दोनों क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों में अब हम अलग अलग तरह की भाषाएं पाते हैं। तो सभी भाषाएं अगर अलग अलग तरह से विशिष्ट और प्रभावी विशेषताओं को संजोए हुए रहती है तो ऐसे कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं वर्ग किसे कहते हैं। वेबर के अनुसार वर्ग की परिभाषा देखिए, वर्ग का निर्धारण शक्ति और प्रतिष्ठा है। और इसके लिए गिडेंस का मानना है कि वर्ग एक वृहद स्तर के लोगों का समूह है। यह प्रतिष्ठा समूह है, शक्ति व संपत्ति के उपयोग के आधार पर वर्ग बनाते हैं। उच्च वर्ग वाले प्राय शिष्ट, शुद्ध, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। मध्यम वर्ग वाले तद्भव, सरल, समासहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। निम्न वर्ग वाले अशुद्ध, कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ग के बारे में आपको ध्यान रखना है। और लिपि की आवश्यकता को लेकर के प्रश्न 1-2 बार आया हुआ है कि लिपि की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ऐसा भी प्रश्न आया है। तो अपने विचार प्रकट करिए, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने अपने भावों और विचारों को स्थायित्व देने के लिए, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाने के लिए और संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा के स्थान पर लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। लिपि भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। तो इस तरह से ये कुछ बातें ऑफिशियल हो गई है। और इसमें कुछ और बड़ा चढ़ा करके आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि बोली गई बात जो है आप किसी व्यक्ति को कहेंगे तो वो कम टाइम तक स्थायी रहेगी या थोड़ी देर बाद में वो हो सकता है भूल जाए। पर अगर आप किसी को लिख करके देंगे, लिपिबद्ध तरीके से आप किसी को देंगे तो वो उसके पास में स्थायी रहेगा और यहाँ पर सुरक्षित भी वो रख सकेगा। तो वो सारी चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में मजदूर वर्ग और बुजुर्गा वर्ग के बारे में प्रश्न आ सकते हैं कि मजदूर वर्ग क्या है और बुजुर्गा वर्ग क्या है, इसमें अंतर क्या है। मजदूर वर्ग और बुजुर्गा वर्ग ये दोनों वर्ग किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं उन्हें मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। लेकिन जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और अपने हक में उसका उपयोग करते हैं तो वे बुजुर्गा वर्ग कहे जाते हैं। मजदूर वर्ग तो क्या हो गया, जो जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम करता है, खुद काम करता है। और बुजुर्ग वर्ग क्या हुआ, जो दूसरों के श्रम को खरीदता है या अपने हक में उसका उपयोग ले लेता है खरीद करके, तो वो बुजुर्ग वर्ग हो गया। तो दोनों में अंतर ये हो गया। और मजदूर भाषा का उपयोग शोषण को समझने और उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है, लेकिन बुजुर्ग वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई हैं। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं हिंदी के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं लोकोक्ति और मुहावरों को लेकर के। ज़्यादा कुछ अपन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ढेर सारी लोकोक्तियाँ हैं, सिर्फ पारिभाषिक तौर पर देखेंगे। और एक यहाँ पर लोकोक्ति भी आपको बता देता हूँ 1-2। तो यहाँ पर देखिए, वे कथन जो जन जीवन में दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किसी विशेष अर्थ और परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या हुआ, अयोग्यों में कम योग्य व्यक्ति आदर पाता है। अंधे के हाथ बटेर, तो अयोग्य का बड़ा लाभ। तो इस तरह से लोकोक्ति के बारे में आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरह का प्रश्न आ सकता है। और दूसरा यहाँ पर देखिए मुहावरे, मुहावरों को लेकर के प्रश्न में देखिए एक विशेष प्रकार का वाक्यांश जो लाक्षणिकता के आधार पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ देता है मुहावरा कहलाता है। जैसे नमक मिर्च लगाना, बढ़ चढ़ के बात करना, सिर चढ़ाना, अत्यधिक महत्व देना। तो ये आपको मुहावरे के रिगार्डिंग कुछ बातें ध्यान रखनी है। और इस यूनिट में एक टॉपिक और रहता है जेंडरीकरण को लेकर के। हमने पहले के पेपर्स में भी इसके बारे में डिटेल में बात कर रखी है कि जेंडरीकरण क्या है, उस बारे में, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है वो सारी चीज़ें, तो वो कुछ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि स्त्रियों से कहाँ कहाँ पर भेदभाव होता है और कहाँ कहाँ पर उनको जो पुरुषों के बराबर लाने के लिए प्रयास अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, पढ़ाई में जो निःशुल्क वगैरह हो रहे हैं, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति वगैरह की जो सुविधाएं अलग अलग हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जेंडरीकरण में आपको ध्यान में रखनी होएगी। अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है तो फिर वो सब 70 चीज़ें आप मेंशन कर देंगे तो आपका उत्तर अच्छा हो जाने वाला है पहली बात तो, और नंबर भी पूरे मिलने के चांसेस वहाँ पर हो जाएंगे। जीवन में जेंडर की पहचान जन्म होते ही जननांगों को देकर के की जाती है, सही बात है। स्त्री पुरुष की पहचान हो गई है, इसी पहचान से पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं समाज द्वारा दी जाती हैं। जन्म के स्थान से ही लड़के और लड़कियों की अलग अलग रूप से ढालने की जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है उसको जेंडरीकरण कहते हैं। कि लड़कियों की अलग कामकाज, उनके खिलौने अलग, उनकी पढ़ाई लिखाई अलग, उनका सिस्टम सारा अलग, और लड़कों के लिए अलग कि वो कमाएंगे, व्यापार करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, बाहर घूमेंगे फिरेंगे। और लड़कियों को पर्दे में रखा जाता है, घर में रखा जाता है, शर्मिली बनाने के लिए वो सारी चीज़ें, वो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जेंडरीकरण को लेकर के। कहाँ कहाँ पर समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कहाँ कहाँ पर सही काम हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ बिंदु, ये अपना 20 नंबर का मटेरियल, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इतने टाइम में आपने यहाँ पर जान लिया है कि इस यूनिट के लिए ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस उनको आपको यहाँ पर ये पता लग गया है कि ये टॉपिक्स इस यूनिट में हैं, और एक बार पढ़ते ही सारा कुछ मैटर समझ में आ गया है। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट से किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले ईयर्स में, जो पुराने ईयर्स में क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उनको अपन यहाँ पर अब देखते हैं। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाए तो क्या होएगा। 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत पर थोप देंगे तो भारत की पूर्वी पाकिस्तान व उत्तरी श्रीलंका के समान गृह युद्ध में उलझ करके बिखर जाता है। तो ऐसी कुछ कल्पनाएं आपको करनी है। इसके अलावा 2018 में प्रश्न आया हुआ, देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई किस सन में शुरू हुई। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई 1923 में शुरू हुई। छोटे प्रश्न इस टाइप के आए हुए हैं। भाषाओं के महत्व को हमारे संविधान में किस सूची में स्वीकारा गया। तो 8वीं अनुसूची में स्वीकारा गया। समाज भाषा का उपयोग किन कार्यों के लिए करता है। तो भाषा एक माध्यम है जिसका उपयोग समाज कई कार्यों के लिए करता है। समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजनों को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। समाज भाषा का उपयोग कई प्रकार के विभाजनों को ठोस रूप से प्रदान करने में करता है। विभाजन जेंडर, जाति, क्षेत्र, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर किए जाते हैं। इस तरह से आप याद रखिए। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों उठाई जा रही है। तो सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार कराने की दृष्टि से ही 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार कराने को लेकर के 2019 में आया है, 15 में आया है, और भी ईयर्स में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए 1956 में श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलोन में किस भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। श्रीलंका में सिंहल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इस तरह के फैक्ट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। और मजदूर और बुजुर्गा वर्ग 2017 में प्रश्न आया था, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है नोट्स में। और उसके अलावा भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है। तो भाषा और लिपि में सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि लिपि का आविष्कार भाषा के बाद में ही हुआ है। लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है। तो भाषा को सुरक्षित रखने का लिपि साधन है। 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। लिपि की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी भाषा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, लंबे टाइम तक अपने को संभालने के लिए, भावों को स्थायित्व देने के लिए, और दूर दूर स्थित जो लोग हैं उनसे संपर्क बनाने के लिए, संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मुख्य भाषा के स्थान पर लिपि की आवश्यकता महसूस हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ऐसी कुछ नॉर्मल प्रश्न हैं, ज़्यादा कुछ खास आपको इसमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है नहीं। नॉर्मली ही आप यहाँ पर याद कर लेंगे सारा कुछ मटेरियल। इसके अलावा भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है। 2019 में, 2015 में 2 बार प्रश्न आ चुका है ये वाला। और यहाँ पर देखिए जेंडरीकरण को लेकर के प्रश्न 2019 में आया था। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जेंडरीकरण को लेकर के ही बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर, प्रभुत्व और वर्चस्व में क्या अंतर है, ये प्रश्न भी आप देख लीजिए। प्रभुत्व ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या दूसरे समूह या समूह पर बल प्रयोग या हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण करना क्या रहेगा। प्रभुत्व स्थापित करना, उस पर अधिकार करना। वर्चस्व की स्थापना प्रभुत्व की तरह
हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नहीं की जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मूल्यों, विश्वासों आदि को इस प्रकार से परिभाषित करती है कि किसी व्यक्ति या समूह की आज़ादी के खिलाफ होने पर भी वे व्यक्ति समूह उनको अपने हित में समझते हैं। इस प्रक्रिया में हित तो नियंत्रण करने वालों का सदता है, लेकिन वह यह समझाता है कि इन मूल्यों से नियंत्रित व्यक्ति का हित सद रहा है। तो ये क्या हो गया, वर्चस्व हो गया। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और व्याकरण में एक शेष की अवधारणा को किन्हीं 2 उदाहरणों से समझाइए। एक शेष क्या है ये इसको देखते हैं। 2018 में प्रश्न इसका आया हुआ है। एक शेष हिंदी व्याकरण की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग को संबोधित करने के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा प्रयोग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों श्रेणियों के शब्द मौजूद रहने पर यदि एक शेष करना चाहे तो हम प्राय पुल्लिंग शब्द को रख लेते हैं, स्त्रीलिंग शब्द को उसी में समाहित मान लेते हैं। उदाहरण के लिए आदमी कहने पर यह मान लिया जाता है कि इसमें औरतें भी शामिल है, जबकि आदमी पुल्लिंग शब्द है और औरतें स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार से एक लिंग के व्यक्ति दूसरे लिंग के व्यक्तित्व में विलीन हो जाने के विचार को भाषा स्थापित करती है और विस्तार देती है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। भाषा और क्षेत्र पर टिप्पणी, ये देखिए 3-4 बार प्रश्न आया है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। भाषा और क्षेत्र के बीच में संबंध, भाषा व क्षेत्र पर टिप्पणी, भाषा और क्षेत्र में संबंध को समझाइए, भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है, इस कथन को स्पष्ट करिए, क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषताओं को भाषा कैसे स्पष्ट छाप छोड़ती है, तो वो सारी चीज़ें 2019 में, 18 में, 17 में हर साल ये प्रश्न आ रहा है। तो आपको ये जरूर से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। कोई याद तो करने की जरूरत है नहीं, नॉर्मली आपने सारा चीज़ें समझ ली है। एक ये प्रश्न देखिए, यहाँ से 2018 में प्रश्न आया है, चपरासी जा रहा है, कुलपति आ रहे हैं। मतलब चपरासी के लिए सम्मान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, कुलपति जा रहे हैं तो सम्मान यहाँ पर हो रहा है कि जा रहे हैं आप, वही जा रहे हैं। तो इस तरह से उपयुक्त वाक्य युग्म में प्रयुक्त भाषा किस अंतर को रेखांकित करती है, तो पद के अंतर को रेखांकित करती है। आप ये समझ पा रहे हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, निबंधात्मक प्रश्न के तौर पर ये वाला है। तो इसमें देखिए, शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे के कथन, भाषाओं का उपयोग वर्चस्ववादी समूहों के हितों की रक्षा के लिए भी किया जाता है, से हम पूर्ण सहमत हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र में ऐसे कुछ संदर्भों का उल्लेख किया है जिसमें भाषा को पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। फ्रेरे ने अपनी पुस्तक उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र में इस बात को विस्तार से समझाया है कि अलग अलग समूह साहित्य का उपयोग अपने हितों की साधना में करते हैं। साहित्य के जरिए मिथकों की रचना करके हितों को साधा जाता है। भाषा और वर्ग के व्यवहारिक रूप को समझने के लिए हम निम्न उदाहरणों का प्रयोग विचार कर सकते हैं। तो चपरासी जा रहा है तो क्रिया, कुलपति जा रहे हैं क्रिया, वह चपरासी था सर्वनाम, वे कुलपति थे सर्वनाम, वह चपरासी का बेटा है संज्ञा, वे कुलपति के बेटे हैं संज्ञा, चपरासी दौड़ता जा रहा है क्रिया विशेषण, कुलपति दौड़ता जा रहे हैं तो क्रिया विशेषण। तो सेम है, पर बस बोलने का फर्क वहां पर आया है। ऊपर उदाहरण में 4 वाक्य युग्म दिए हैं। इन युग्मों में चपरासी तथा कुलपति दोनों एक वचन है, लेकिन दोनों की वर्गीय स्थिति के अनुसार चपरासी के लिए जा रहा है और कुलपति के लिए जा रहे हैं का उपयोग किया जा रहा है। कुलपति को एक वचन होने पर भी बहुवचन द्वारा संबोधित किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि वर्गीय अंतर को व्याकरण के नियमों में हेर फेर करके वैधता प्रदान की गई है। तो इस तरह से ये बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगला प्रश्न दोस्तों, जो लोकोक्ति और मुहावरों की हमने बात करी थी, तो वहाँ पर इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि 5 लोकोक्तियों का उदाहरण अर्थ व प्रयोग के साथ में दीजिए। 2015 में प्रश्न आया हुआ है। तो ये वाला भी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है कि 5 आपको लोकोक्तियाँ कम से कम याद करके रखनी है, ताकि प्रश्न आए तो आप उसमें उत्तर आसानी से दे पाएँ। पहला यहाँ पर लोकोक्ति देखिए, अंधे के आगे रोना, अपने दीदे खोना, निष्ठुर व्यक्ति। तुम्हारा अधिकारी तो बहुत ही निष्ठुर है, उससे किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा व्यर्थ है। अंधे के आगे रोना, अपने दीदे खोना है, पहली लोकोक्ति हो गई है। इसके बाद में दूसरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। इसका क्या रहेगा, नियम व्यवस्था शून्य, अयोग्य प्रशासन। प्रधानाचार्य ही न तो विद्यालय नियमित आते हैं और ना ही समय पर आते हैं, तो फिर विद्यालय व्यवस्था कौन देखेगा, किसके जिम्मे रहेगी। तो निकम्मे और कर्मठ की पूंछ हवा पहचान कौन रखे। तो ये बात हो गई है दूसरी लोकोक्ति में। तीसरी लोकोक्ति आती है, अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य या असमर्थ को बड़ा लाभ मिलना। राह चलते भिखारी को 1000 के नोटों की गड्डी पड़ी मिल गई है, भाई अंधे के हाथ तो बटेर लग गई है। इस तरह से वाक्य प्रयोग कर देंगे। चौथी लोकोक्ति है, अंधों में काना सरदार या काना राजा, तो अयोग्य व्यक्तियों के समूह में कम योग्य व्यक्ति भी सम्मान पाता है। सारे गांव में एक ही व्यक्ति 10वीं पास है, वही व्यक्ति अंधों में काना सरदार या राजा है। तो ये चौथी लोकोक्ति हो गई है। और 5वीं लोकोक्ति देखिए, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, तो अंतिम परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा है। चाहे मोहन किसी भी परीक्षा में
प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण न हुआ हो लेकिन अंत भला तो सब भला, आखिर वह कि किसी वैकेंसी आरपीएससी से अध्यापक के रूप में चयनित हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और छठी यहाँ पर लोकोक्ति आती है, अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम, अच्छे व्यक्ति को अंतिम परिणाम भला प्राप्त होता है। जीवन भर वह दीन दुखियों की सेवा में लगा रहा, देखें उसके सारे बेटे बेटी आज अच्छे रोजगार पर हैं, वास्तव में अंत भले का भला ही होता है। सातवीं लोकोक्ति, आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम योग्यता, सुनने नाम काम। तो गुणों के विपरीत अगर नाम रहता है तो इसमें देखिए, है तो आप हिंदी के अध्यापक लेकिन आप जानते नहीं स्वर और व्यंजन का शुद्ध लेखन और उच्चारण भी। सच है मिलना सहज है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब आता जाता कुछ नहीं है। आठवां लोकोक्ति यह है, आंख का अंधा पूरा मूर्ख धनी। आजकल रमेश के आनंद हो रहे हैं, उसने अपने कॉलेज में एक ऐसा सहपाठी मिल गया है जो आंख का अंधा गांठ का पूरा है, वह मित्र बन गया है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर वाक्य प्रयोग आपको करना है। नवीं यहाँ पर लोकोक्ति देखिए, आंख चूकी माल दोस्तों का, अपने सामान से वस्तु से तनिक भी ध्यान हटा लापरवाही हुई तो सामान की चोरी हो सकती है। भाई तुम्हारे पास सामान अधिक हो गया है, किस किस की निगाह रखोगे। दिल्ली का हाल पहले ही आंख चूकी और माल दोस्तों का उठाए गिरे बहुत हैं, इसलिए दिल्ली तक पहुंचाने में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ऐसे कुछ वाक्य प्रयोग यहाँ पर हो गया है। 10वीं लोकोक्ति देखिए, आंधी के आम, बहुत सस्ती वस्तु, 100 रुपये में पैंट शर्ट मिल रहे हैं, कहाँ सेल लगी हुई है, अरे चलो ये आंधी के आम तो हम भी खरीद लाएं। तो ये वाक्य प्रयोग आपको इधर कर देना है। और इसके बाद में 11वीं लोकोक्ति भी देख लीजिए, अक्सीर की बूटी, अक्सीर की बूटी मतलब अचूक औषधि। मैंने रविवार को चूर्ण लिया था, पेट पूरी तरह साफ हो गया, वास्तव में चूर्ण तो अक्सीर की बूटी ही प्रमाणित हुआ है। तो ये 11 लोकोक्तियाँ हमने यहाँ पर देख ली है। इनमें से 4-5 आप जरूर याद करके रखिएगा ताकि प्रश्न आए तो आप उसमें उत्तर लिख पाएँ। अब हम बात कर लेते हैं मुहावरों की सामान्य विशेषताएं और महत्व के बारे में। मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर के वाक्यांश ही होते हैं। मुहावरे स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं, उनका प्रयोग वाक्य में ही हो सकता है। और मुहावरे साधारण अर्थ न देकर के विलक्षण अर्थ ही देते हैं। मुहावरे में लिंग वचन काल क्रिया के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। मुहावरे प्राय क्रियांत होते हैं लेकिन कुछ मुहावरे संज्ञांत, विश्लेषणांत और क्रिया विशेषणांत भी होते हैं, जिनको होना या करना क्रियापद आने पर पूर्ण समझ आता है। जैसे क्रियांत जो मुहावरे रहेंगे उनमें आंख बनाना, आंख मलना, आंखें लाल करना। संज्ञा के रिगार्डिंग रहेंगे तो भीम, अर्जुन, नंदलाल। क्रिया विशेषण रहेगा तो हाथों हाथ, दाएं बाएं, गांव गांव, इस तरह से 2 वर्ड रहेंगे। विशेषणांत रहेगा तो कच्चा घड़ा, धुएं के बादल, कान का कच्चा। तो इस तरह से ये कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। मुहावरों के महत्व के बारे में अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि मुहावरे का साधारण अर्थ न देकर के विशिष्ट अर्थ देते हैं मुहावरे, और इनका प्रयोग अभिव्यक्ति में रोचकता, प्रभावशीलता और प्रवाहशीलता, चमत्कारिकता, संक्षिप्तता, सरसता, आकर्षकता आती है मुहावरे से, और मुहावरे के प्रयोग से अभिव्यक्ति में जीवंतता आती है। तो ये कुछ बातें मुहावरों के महत्व के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। और मुहावरे के अर्थ और प्रयोग अगर प्रश्न आ जाता है, देखिए कुछ मुहावरे भी पढ़ लेते हैं। आंख उठाना, शत्रु भाव से देखना, आंख उठाकर न देखना, उपेक्षा करना या अहित न कर सकना, आंखें न मिलाना या चुराना, शर्माना, कतराना, आंख ओट, पहाड़ ओट, सामने न होने पर दूर समीप एक समान, आंख का अंधा गांठ का पूरा, धनी मूर्ख, आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम और गुण में परस्पर विरोध, आंख का काटा अप्रिय, आंख या आंखों का तारा तिल प्रिय व्यक्ति, आंख का पर्दा उठना खुलना, भ्रम दूर होना, सजग होना, आंख का पर्दा उड़ना, धोखा खाना, अरे ये तो नकली सामान है, देखा क्यों नहीं, आंख का पर्दा पड़ गया था क्या। तो इस तरह से आंखों का पर्दा में आप अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। आंख का पानी ढलना, निर्लज हो जाना। तो ये कुछ मुहावरे यहाँ पर हो गए हैं। और आगे देखिए, आंख की किलकारी, अवांछित एवं व्यवधान डालने वाला व्यक्ति, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, अपने ही आंखों की किलकारी हो। तो ऐसी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आंख टेढ़ी करना, बेमुरोवती दिखाना, मतलब कि इग्नोर करना, आंख टेढ़ी करना, आंख दिखाना, रोष या फिर अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना, गुस्से से देखना, आंखें फेरना, पूर्ववर्त प्रेम न होना, आंखें लड़ना, प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना, आंखें लाल करना, क्रोध आना, आंखें बरसना, अश्रु प्रभावित होना, अत्यंत लालायित होना। तो ये कुछ बातें हो गई है
आपको मुहावरे लोकोक्ति के बारे में भी ध्यान रखना है। कुछ 5-7 आप याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न तो कोई दिक्कत समस्या आपको ना होए। और बाकी टॉपिक्स ऐसा कुछ हार्ड है नहीं, यहाँ पर इजीली आपने सारी चीज़ें समझ ली है। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं और यूनिट 1 के जो भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कशन करे हैं उनको आपने अच्छे से समझ लिया है, याद कर लिया है। आपको ज़्यादा दोबारा से आपको देखने की जरूरत है नहीं। अगर टाइम रहता है तो एक बार और इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा तो एक बार और अच्छी प्रकार से आप सारे टॉपिक्स को समझ पाएंगे। और इस 4th पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के आप सारे यूनिट्स को एक साथ देख पाएंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। इस वीडियो से अगर आपकी परीक्षा तैयारी में थोड़ी भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।